हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंटरप्राइज, किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ का जो सबसे मेन मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय है, उनके बीच में कितना पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ remuneration, positive relation in terms of safety, positive relation in terms of other aspects. तो बेसिकली जो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मेन रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है वहाँ के वेजेस पे। मतलब अगर उस इंडस्ट्री में, उस एंटरप्राइज में जो भी वर्कर, जो भी मैन पावर काम कर रहा है, अगर उनके उनके वर्किंग का जो भी वेजेस उनको मिलता है, अगर वो वेजेस अप्रोप्रिएट है, मतलब जिससे वो वर्कर सेटिस्फाइड है, तो अगर वर्कर सेटिस्फाइड है तो कॉमन सी बात है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने अपने एम्प्लॉयर के लिए फुल डेडिकेशन से काम करेगा, फुल एक्यूरेसी से काम करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केट वैल्यू है वो भी बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट भी लेकर के आई, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसलिए लेके आई कि बेसिकली अगर अगर एम्प्लॉयज के साथ कुछ डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में आती है और उनके बीच का जो भी डिस्प्यूट है वो लीगली उसको रिजॉल्व करती है। या एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाई है, जिसके रूल्स के तहत जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की वजह से इंडस्ट्री और जो 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 भी एम्प्लॉयर या फिर जो भी एम्प्लॉय है उनके बीच में जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो अगर उन पॉइंट्स को, जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट क्रिएट होता है, अगर 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 इंडस्ट्री या फिर जो हमारे एम्प्लॉयर है, अगर उन पॉइंट्स को अकर्ड ही ना होने दे, तो वो डिस्प्यूट कभी जनरेट ही नहीं होंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन वो बिल्कुल एक्सीलेंट रिलेशन होगा। तो फर्स्ट let's understand with the basic definition and basic introduction of industrial relationship. So industrial relationship is a concern with the relationship between management and workers. So here management is treated as an employer and worker is treated as an employee. So we are talking about the relationship between management and worker. So the role of regulatory mechanism in resolving any industrial dispute. तो जो इंडस्ट्री और जो वर्कर के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन में अगर कहीं भी कोई डिस्प्यूट आता है तो उसी उसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। In simple terms, industrial relation deals with the worker-employee relation in any industry. Government has attempted to make industrial relation more healthy by enacting Industrial Dispute Act 1947. तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, which is used to resolve the all types of dispute which occurred between industry and workers. To solve the dispute and to reduce the retention of dispute, this is turn improve the relationship. If government, if the given act and given rules and regulation generated by the government is called as the Industrial Dispute Act 1947, if every organization has any problem between with worker, then the government use this act and this set of rules to resolve these disputes. तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत कुछ रूल बनाती है। इस रूल को इंडस्ट्रीज या फिर वर्कर यूज करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो सपोज करिए किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है और ड्यूरिंग प्रोडक्शन सपोज करिए वहाँ किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। तो अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन वहाँ के किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो नॉर्मली जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग वर्किंग आवर हमारे काम के दौरान जो है हमारे साथी की, हमारे दोस्त की, हमारे वर्कर की
डेथ हो गई है, तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयर है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे जिससे उसके परिवार को कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। तो उसके लिए जो वर्कर्स है वो क्या चाहते हैं कि उनको उनके बच्चों को पढ़ाई, रहने की सुविधा, खाना पीना सब फ्री फ्री दिया जाए, उनके घर में किसी सदस्य को नौकरी दिया जाए, मुआवजे के तौर पे 10 लाख 20 लाख रुपया दिया जाए। तो नॉर्मली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वर्कर को सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन लेकिन होता क्या है, एम्प्लॉयर इतना एक्सपेंस करना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है वो सबसे पहले अपने प्रॉफिट देखता है। तो अब वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, सोचता है 50,000 60,000 देके मामले को निपटा दे या फिर इस मामले को दबा देने की कोशिश करता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ये सारी प्रॉब्लम अकड़ न होने पाए, तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लेकर के आए, जिसमें कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं कि इन केस अगर ड्यूरिंग वर्किंग आवर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, तो उस कंपनी का जो भी लेवल है, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्री है, तो उसके लेवल ऑफ स्ट्रेंथ की मतलब कंपनी कितनी बड़ी है उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट जो है एक मुआवजा सेट कर देती है कि इस वर्कर को, इस मैन पावर को या फिर इस एम्प्लॉय को किसी भी इंसिडेंस के अकड़ होने पे कंपनी जो है क्या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, क्या क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, क्या उनके फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने एक रूल के टाइप में सेट ऑफ रूल्स के टाइप में बनाया, और उसी रूल्स को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो एम्प्लॉयज को भी हेल्प करता है एज वेल एज एम्प्लॉयर को भी हेल्प करता है। सपोज करिए अगर किसी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं, अगर वो वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं कि हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो सपोज करिए वो अपनी स्ट्राइक 1 महीने रख सकते हैं, 2 महीने रख सकते हैं, 3 महीने रख सकते हैं, लेकिन उन वर्कर की स्ट्राइक की वजह से तो ऐसा है नहीं कि 1 साल तक काम चलेगा नहीं। अगर 1 साल तक काम नहीं चलेगा तो कॉमन सी बात है, जो इंडस्ट्री है उसका जो टर्नओवर बिल्कुल गिर जाएगा और कंपनी जो घाटे में चली जाएगी और बंद भी हो सकती है। तो इससे इससे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऐसे रूल लेकर के आती है कि वो एम्प्लॉयर को भी सेफ साइड रख सके, क्योंकि अगर ये सारी इंडस्ट्री अगर इस तरह से प्रॉब्लम फेस करने लगी और बंद होने लगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री की जीडीपी है या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी क्या होगी, बहुत अफेक्ट करेगी। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल्स लेकर के आए जो जो बेसिकली एम्प्लॉयर को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज एम्प्लॉय को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडस्ट्री होती क्या है। तो बेसिकली इंडस्ट्री एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे हम कुछ सेवरल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, और वो एक्टिविटीज वर्कर के द्वारा होता है जो फाइनली कुछ फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करते हैं। सो इंडस्ट्री मींस एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय cooperation between employer and employee. There are such activities which exist between employee and employer for generating several products, whether such workmen are employed by such employer directly or by or through any agency including a contractor for the production, supply of distribution of goods. तो ये जो इंडस्ट्री सॉरी ये जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशन हम स्टेबलाइज करके वर्किंग कल्चर अडॉप्ट करके कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि जिस जगह पे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय हम हायर करते हैं वो एम्प्लॉय या तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके हायर कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय को या तो हम किसी एजेंसी के थ्रू हायर कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय को हम अपना परमानेंट एम्प्लॉय मान सकते हैं, उस एम्प्लॉय को हम एडॉक पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको अपना एम्प्लॉय मान सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री हम स्टेबलाइज कर रहे हैं उस इंडस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक सेवरल कॉपरेशन हो रहा है, जिस कॉपरेशन की वजह से इंडस्ट्री जो है कुछ सेवरल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, और उस एक्टिविटीज की वजह से कुछ हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और उसी प्रोडक्शन के बिहाफ में इंडस्ट्री जो प्रॉफिट अर्न करती है। So there are some points which creates the dispute between employee and employer. So let's watch one by one all these points which create the dispute between employee and employer. If we resolve if we follow that managerial approach, so these points would not occur in our industry. So there will never occur any dispute between an employee and employer. So the first point is close mindset of employer and employees, one thinking to extract maximum work
मतलब मालिक सोच रहा है, जो हमारे एम्प्लॉयर है मालिक सोच रहा है खूब ज्यादा काम करवाओ, खूब ज्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, अच्छा वर्कर सोच रहा है कि खूब ज्यादा काम करो विद मिनिमम रिन्यूमरेशन, कम से कम सैलरी पे खूब ज्यादा से ज्यादा काम कराओ, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, other thing to avoid work and get more enhancement in pay and wages। दूसरा क्या सोच रहा है कि काम कम से कम काम करे, मतलब अवॉइड वर्क, काम को अवॉइड करे, कम से कम काम करे, लेकिन पैसा खूब कमाए, पैसा खूब पाए, उसको सैलरी खूब मिले, हर साल इंक्रीमेंट लगे, लेकिन काम उस हिसाब से वो करना नहीं चाहता। तो यहाँ देखिए दोनों के साथ प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय चाहता है, एम्प्लॉय की भी गलती है, सॉरी एम्प्लॉयर की भी गलती है। एम्प्लॉयर चाहता है कि बिल्कुल कम से कम सैलरी में उनको खूब रगड़ के काम करवा लो, इतना काम करवा के वहां प्रोडक्शन बढ़ जाए। और एम्प्लॉय क्या चाहता है, भाई ज्यादा काम ना करना पड़े, कम से कम काम करना पड़े और पैसा में खूब ज्यादा से ज्यादा मिले। तो दोनों का जो माइंडसेट है देखिए कितना छोटा है, कितना क्लोज है, ठीक है। देयर आर क्लोज माइंडसेट ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। तो जो छोटा दिमाग है, जो छोटी सोच है, ये जो क्लोज माइंडसेट है, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, एज वेल एज एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होने, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो कॉमन बात है डिस्प्यूट अकर्ड होगा किसके बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में। तो अगर इस प्रॉब्लम को अकर्ड ही ना होने दे, हम वेजेस प्रॉपर रखें, मैन पावर का जो वर्किंग हावर उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दें, और वर्किंग आवर से ऊपर जो काम करे उसको हम एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन पे करें, तो हमारे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ऐसा कोई भी डिस्प्यूट अकर्ड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है इसमें, इरेशनल वेजेस, वेज सिस्टम एंड स्ट्रक्चर नॉट म्यूचुअली एक्सेप्टेड। जो वेजिंग सिस्टम होता है, जो ये लोग मजदूरी या फिर जो सैलरी देते हैं, वो सैलरी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती है, जो कि एम्प्लॉय के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो भी यहाँ डिस्प्यूट अकर्ड होता है। पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, तो भी एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर का अपोज करते हैं। तो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा ना होने का मतलब यह है कि आपको काम करने के दौरान जो सेफ्टी टूल्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जो सेफ गार्ड्स मिलते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाइजेनिक कंडीशंस में हो, जैसे कि आप मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ बहुत सारे केमिकल गैसेस निकल रही हैं जो आपको फिजिकली अफेक्ट कर सकती हैं, आपके लंग्स को खराब कर सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो हमारे वर्कर्स के लिए हाइजेनिक हो, अच्छा हो, ताकि उसे काम करने में कोई दिक्कत ना हो, उसकी सुरक्षा भी बनी रहे। तो अगर ऐसा हम एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट अकर्ड होता है। पुअर ह्यूमन रिलेशन एंड लैक ऑफ डेक्स्टरिटी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल। अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मालिक आते हैं बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कोई ऑफिसर हो। हमें सबके साथ एक प्रॉपर रिलेशन बनाना है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी से नहीं चलता है, एक टीम वर्क से चलता है, ठीक है। तो उस टीम वर्क को बनाए रखने के लिए हमें पूरी टीम को एक साथ लेके चलना होगा, हमें पूरी टीम को एक बराबर दृष्टिकोण से देखना होगा, तभी जाके हम अपने एम्प्लॉय को ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, इरोजन ऑफ डिसिप्लिन विच रीबाउंड्स। अगर सपोज के डिसिप्लिन नहीं है तो उस केस में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो आप किसी कॉलेज की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर किसी किसी इंडस्ट्री के किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए। मान लीजिए अगर मैं किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सुपरवाइजर के अंडर सपोज करिए 20 वर्कर काम कर रहे हैं। तो सुपरवाइजर का काम क्या होगा, उन वर्कर्स के काम को सुपरवाइज करना। अब मान लीजिए सुपरवाइजर ने किसी वर्कर को टोक दिया, ऐसा है डेली गलती करते हो, डेली प्रोडक्ट में जो है कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है, ऐसा करोगे तो फिर कल से हम काम पे नहीं आने देंगे, तुम नौकरी से हटा देंगे, या उसको ये बोल दे कि मैं तुम्हारी आज की सैलरी काट लूंगा। तो ये उस एम्प्लॉय को बड़ा इरिटेट करेगा, और वो हो सकता है इरिटेशन में वो अपने अपर अथॉरिटी यानी उस सुपरवाइजर को कुछ उल्टा सीधा बोल दे, हाथापाई कर ले, ठीक है, गाली गलौज कर ले, उसको मार दे। तो कहीं ना कहीं ये इनडिसिप्लिन एक्टिविटी है, ठीक है। तो ऐसा हमें रिएक्ट नहीं करना है कि कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज जो है क्रिएट हो और जो कोई डिस्प्यूट क्रिएट करे, और इसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री और हमारे वर्कर्स के बीच का जो रिलेशन है वो गड़बड़ हो जाए। Introduction of new technology or automation mechanism, computerization, etc., without proper consultancy, preparation, and discussion with worker and creating climate.
अब सपोज करिए आपकी इंडस्ट्री ने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया हुआ था वो ओल्ड एज हो गई या फिर आउटडेटेड हो गई, तो कंपनी ने ये फैसला किया कि अब हम नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, नई मशीनरीज ले आएंगे, इन सारी पुरानी मशीनरीज को हटाएंगे ताकि हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कम हो सके, मैन पावर हम कम से कम यूज करेंगे। तो उस केस में सपोज करिए जो आपने टेक्नोलॉजी या मशीनरी अडॉप्ट किया, उस टेक्नोलॉजी उस मशीनरी कि ट्रेनिंग आपने वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं किया, आपने सीधे बोल दिया वर्कर्स को जाइए आप लोग काम करिए, तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम फेस करने के दौरान अगर प्रोडक्शन में कोई मिस्टेक हो जाता है उसका उसका खामियाजा भी वर्कर को ही सुनना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके, तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, नई मशीनरी यूज कर रहे हैं, या फिर कोई नया इक्विपमेंट हमने परचेज किया अपने इंडस्ट्री के लिए, तो हमें उसके रिगार्डिंग जो है अपने वर्कर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी, ताकि एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट, एक हाइजीनिक एक वर्किंग सिचुएशन बन सके, जिसकी वजह से वर्कर को भी असिस्टेंस मिल सके, और उनके असिस्टेंस की वजह से कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो, जिसकी वजह से जो हमारा एम्प्लॉयर है वो भी अपने ग्रोथ को मेंटेन रख सके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, इस पॉइंट्स में ये बताया गया है कि हम बेसिकली इंडस्ट्री और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन, उस रिलेशन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को फॉलो करें तो हम उस रिलेशन को अच्छा एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और रिलेशन अच्छा होगा तो कॉमन सी बात है डिस्प्यूट क्रिएट ही नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड यूनियंस शुड बी स्ट्रेंथ democratically so that they can understand and do with the mainstream of the national industrial activities। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रियों में यूनियन मजदूरों का एक नेता होता है, ठीक है, ट्रेड यूनियन होता है, जो क्या करता है उन सभी मजदूरों की बात को जो है, उनको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उनकी बात जो है वो मैनेजमेंट तक यानी एम्प्लॉयर तक पहुंचाता है, और उनसे डील करता है, उनसे समझौता करता है, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वर्कर्स को पहुंचा सके। तो ट्रेड यूनियन का होना बहुत जरूरी है। Employers should have more transparency in their deals with workers to build confidence and have progressive outlook। अब जैसे सपोज करिए किसी किसी एम्प्लॉयर ने आपको नौकरी पर रखा और उसने बोला कि मैं आपको जो है महीने का 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है, और आप उसने आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, ना ही उसको कोई सैलरी मेंशन किया, आपको अपनी नौकरी पर रख लिया, तो अब उससे होगा क्या, हो सकता है वो आपको 20,000 सैलरी दे, लेकिन आप के जॉब की कोई एश्योरेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने कोई आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। इट मींस यू आर नॉट द प्रॉपर एम्प्लॉय और यू आर नॉट द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो एम्प्लॉयर जब भी चाहे आपको अपनी नौकरी से हटा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए एम्प्लॉयर को क्या चाहिए कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखे, ठीक है, ताकि वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमारी जॉब जो है प्रॉपर यहाँ चल रही है। दे शुड हैव ओपन माइंडेड फ्लेक्सिबल कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग, ठीक है, बिल्कुल ओपन माइंडेड होना चाहिए, संकुचित दिमाग नहीं होना चाहिए कि जितना इनकी सैलरी काट लो, इनको छुट्टी मत दो, ठीक है, इनसे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाओ, उसका बदले उसको पैसा मत दो, ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ओपन माइंडेड होना चाहिए, इनको मैक्सिमम वेज दो, अगर त्योहार पड़ रहा है तो उनको त्योहार की छुट्टियां दो, इनको सुबह आने का एक समय फिक्स हो, शाम को जाने का समय फिक्स हो। और वर्कर का भी माइंडसेट बहुत संकुचित नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ओपन होना चाहिए। मतलब कि वर्कर को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर की वजह से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, तो हमें जो है इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो देयर आर म्यूचुअल ग्रोथ। If you are thinking about the growth of our employees, then our employees also think द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल ग्रोथ है। अगर हम एक ग्रोथ की बात करेंगे दूसरा हमारा ग्रोथ की बात डेफिनेटली करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वर्कर शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट थ्रू फोरम्स, कमिटीज एंड काउंसिल्स। तो इसीलिए ये जो पॉइंट फोर्थ पॉइंट है, इस पॉइंट का कहने मतलब ये है कि जो भी मैनेजरियल लेवल डिसीजंस एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज में हमारे वर्कर्स में से कोई एक 2 4 5 जो भी वर्कर की टीम है, वो टीम मैनेजमेंट की उन डिसीजंस की, उन कमिटीज की, काउंसिल का जो है पार्ट बने, ताकि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी बातें जो है वर्कर्स तक पहुंच सके। साउंड लेबर पॉलिसी, लेबर के रिगार्डिंग प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर लीडरशिप होना चाहिए, और उस लीडरशिप जो भी उस लीडरशिप को टैकल कर रहा हो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे अपने डाउनलाइंस के साथ। इन्फोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन प्रॉपर होना चाहिए।
try to have union with in workers fold. यूनियन जो है अपने वर्कर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करे ताकि उनको ऑर्गेनाइजेशन में हो रही सारी एक्टिविटीज के बारे में उनको बता सके, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ जो भी हो रहा है उनके फेयर में हो रहा है। तो ये अभी ऊपर हमने जो पॉइंट्स देखे, ये पॉइंट्स हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करने चाहिए और ये पॉइंट्स हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में करने चाहिए। तो अगर इन दोनों चीजों का हम ध्यान रखें कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं करना और क्या करना है, तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्प्यूट अकर नहीं होगा। और अगर डिस्प्यूट अकर नहीं होगा, इट मींस देयर आर गुड रिलेशन, देयर आर एक्सीलेंट रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयड। दैट्स व्हाई government produces in 1947 the Industrial Dispute Act that's create the better relation between employee and employer. So in entrepreneurship development, the industrial relation topic is finished. Thank you.